लेरेंजाइटिस ओरल साइड में था और लेरेंजाइटिस इज टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी साइड है, तो उसको हमको दोनों को समझना होगा। लेरेंजाइटिस क्या है? लेरेंजाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है लेरिंग्स एरिया का, और अमूमन हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, जिसको हम एफोनिया भी बोलते हैं, वो हो सकता है। डिस्फोनिया इज अ मेडिकल टर्म फॉर वोकल डिसऑर्डर्स हो सकता है। लेरेंजाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट इफ लास्ट फॉर 3 वीक्स। अगर 3 हफ्ते तक वो चीज बनी रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेरेंजाइटिस बोल सकते हैं, एक्यूट बोल सकते हैं। अगर उसके ऊपर जाता है 3 हफ्तों के ऊपर तो हम उसको क्रॉनिक बोलेंगे। फिर क्रॉनिक फॉर्म मोस्टली इन द मिड लाइन एज, ठीक है, मिड लाइन एज के अंदर होता है और मोर कॉमन इन मैन देन वुमेन, ठीक है। लेरेंजाइटिस ज्यादातर जो है मिड एज के अंदर होता है, और लेरेंजाइटिस कैन बी इन्फेक्शियस एज वेल एज नॉन इन्फेक्शियस। तो ये भी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिपेंड अपॉन कि कौन सा पैथोजन इसको कॉज कर रहा है। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? किसी को एसिड रिफ्लक्स डिजीज ही हो रहा हो, लेरेंजाइटिस गैस्ट्रिका हो रहा हो, एलर्जीज हो रहे हो, या एक्सेसिव कफिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन कोई बहुत कर रहा है तो भी लेरेंजाइटिस उसको प्रिसिपिटेट हो सकता है। फिर इन्फ्लेमेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ वोकल कॉर्ड्स, जैसे लोग लगातार गाना गा रहे होते हैं तो उनका ओवर यूज ऑफ वोकल कॉर्ड्स के कारण भी हो जाता है। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड, जो लोग पंप लेते हैं उनको भी ये सारी चीजें हो सकती है। थर्मल और केमिकल बर्न की वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा हीरोगिरी के अंदर जो है कैरोसिन पी लेते हैं, तो मैंने उस दिन आपको बताया था लोएफ्लर्स निमोनिया, नहीं, लोएफ्लर्स निमोनिया अलग बताया था, दिस इज बिकॉज ऑफ वर्म्स, ठीक है। और एक बताया था केमिकल निमोनिया, वो कैरोसिन के कारण बताया था। उसमें क्या होता है? सरफेस टेंशन कम होने की वजह से कैरोसिन की जो वो रहती है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसको नीचे तक जाने की जरूरत नहीं होती है, ओरल कैविटी में नहीं जाता, वो वहीं से एब्जॉर्ब होना लगता है, और जहां जहां वो जाता है वहां वहां वो उसको डिस्ट्रक्शन करता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल बर्न्स हो सकते हैं। फिर लेरिंजियल ट्रॉमा ड्यू टू द एट्रोजेनिक और एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, कई बार हम जब एंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं तो भी ये जो है उसको कर सकता है, ठीक है। फिर 3 प्रकार से हो सकता है, जैसे आपने अभी पिछले भी लेक्चर्स में देखा, तो वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, और तीसरा काज फंगल भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो है वो आपको समझ में आएगी। तो मेरे ख्याल से अभी लेरेंजाइटिस फेरेंजाइटिस में आपको थोड़ा डिफरेंस आएगा। जहां पर आपको गला बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? वो लेरेंजाइटिस है। वहीं अगर किसी को घुटने में दिक्कत हो रही, टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, रेडनेस ऑफ माउथ दिखाई पड़ रहा है, तो वो किस कारण से होता है? वो फेरेंजाइटिस की वजह से होता है। तो फेरेंजाइटिस कंपेरेटिवली दिखाई पड़ने वाली चीज है। वहां पर वो दवाएं जैसे मुलेठी है, जैसे वो चीजें हैं जो हनी है, इनका रोल बहुत बढ़िया हो सकता है। लेकिन वही लेरेंजाइटिस को नीचे आप चले जाते हो तो उतना वहां तक अप्रोच नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पर चीजें हमको ट्रीट करना मुश्किल होता है। तो सिस्टेमिक चीजें हम देंगे तो ज्यादा अच्छी रहेंगी। वहीं सिस्टमिक के अलावा अगर हमें कुछ वहां बेटर करना है तो गार्गलिंग बहुत अच्छी है ना, हॉट वाटर गार्गलिंग जो है वो लेरेंजाइटिस में भी अच्छा काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राई, सोर, बर्निंग थ्रोट, कफिंग, बोथ पॉजिटिव फैक्टर्स जो है इसमें आपका करेंगे। डिस्फेजिया, खाने में दिक्कत होगा, स्वेलिंग नहीं कर पाएगा swallowing वो, और सेंसेशन ऑफ swallowing इन द एरिया ऑफ लेरिंग्स, ये सब चीजें सूजन जैसी आपको लेरिंग्स में दिखाई पड़ेगी, और फ्लू लाइक सिम्टम उसके अंदर होंगे। Swollen lymph node in the throat, chest and face, then fever और हेमोप्टाइसिस भी हो सकता है। डिस्पनिया, डिसनिया यानी कि डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। फिर ये हो सकता है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है, सलाइवा का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ सकता है। ट्रीटमेंट टिंचर बेंजोइन ऑफ बेंजोइक एसिड, ये आपका बहुत अच्छा काम करता है। कफ सिडेटिव्स आप यूज कर सकते हो अगर कफ रिड्यूस करना है तो।
फिर उसके बाद इन्फ्लेम्ड लैरिंग्स के लिए ह्यूमिडिफायर और वेपोराइजर्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, भाप दिला सकते हो अगर नहीं कुछ हो रहा है तो। लेरेंजाइटिस अगर GERD की वजह से यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, तो आपको वहां पर कुछ अच्छे एंटी गैस्ट्रिक गैस्ट्राइटिक एजेंट्स दे सकते हैं, जैसे रेनिटिडीन है या फिर ओमेप्राजोल जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो भी आप दे सकते हो, जिससे कि एसिड कम बने। लेरेंजाइटिस जो है कई बार जो थर्मल या केमिकल बर्न्स की वजह से हो रही, वहां पे आपको स्टेरॉइड्स बहुत अच्छे यूज करने पड़ते हैं। फिर वो लेरेंजाइटिस जहां पे वायरल है वहां आपको अच्छी से फ्लूइड्स आपको रिहाइड्रेट करके रखना होगा। ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल थेरेपी देनी चाहिए। परसिस्टेंट हॉर्सनेस ऑफ और लॉस ऑफ वॉइस डिसफोनिया हो सकता है। परसिस्टेंट यानी बना हुआ, और डिसफोनिया यानी कि बोलने में दिक्कत। तो ये जो है आपका आज तेज पर The larynx is also called the voice box because it contains the vocal cords, which are two folds of the mucous membrane that open and close like curtains. When a person inflammation. So with laryngitis, larynx refers to the larynx, and itis refers to inflammation. So laryngitis is inflammation of the larynx, something that especially affects children. It's further classified into acute if it lasts less than 3 weeks, and chronic if it lasts more than 3 weeks. The larynx is located in the upper portion of the neck, just below where the pharynx splits into the trachea and the esophagus. The larynx is also called the voice box because it contains the vocal cords, which are two folds of mucous membrane that open and close like curtains. When they're closed, air pressure builds up below them, causing them to vibrate and produce sound when we speak. Like the rest of the respiratory tract, the walls of the larynx are made up of mucosal epithelium. The mucosal epithelium contains Goblin cells, which produce mucus to trap small foreign particles, as well as columnar cells, which have cilia, which are tiny little hair-like projections that move the mucus up the respiratory tract so that it be popped out. Acute laryngitis is the most common, and it's usually due to an upper respiratory tract infection, most often due to a virus. These viruses are the same ones that cause the common cold, like rhinovirus, coronavirus, influenza virus, respiratory syncytial virus, or RSV for short, and parainfluenza virus. Bacterial infections are another cause of acute laryngitis, and sometimes they can develop during or right after a viral infection. And that's called a superinfection. Common bacterial causes include group A Streptococcus pneumoniae, or Haemophilus influenzae. These bacteria, particularly Haemophilus influenzae, have a special preference for the superior portion of the larynx and the epiglottis, causing epiglottitis. In acute laryngitis, the goblet cells over-secrete mucus, and this leads to the congestion of the airway. And immune cells like neutrophils and macrophages release chemicals that cause pain and swelling. Swelling of the vocal cords changes the way they move. Imagine two thin sheets blocking the wind, turning into two large pillows that barely move. As a result, the vocal cords don't move and vibrate smoothly, which causes dysphonia, or a hoarse voice. Chronic laryngitis is less common. It is associated with allergies, or the result of chronic exposure to irritating agents, like cigarette smoke. Reflux laryngitis is another cause of chronic laryngitis. It develops in people with severe gastroesophageal reflux disease, where acid from the stomach goes all the way up the esophagus into the pharynx. From there, the acid can contact and irritate the larynx. Finally, there's overuse of the voice, like yelling or a really prolonged karaoke session involving the Beatles. That could lead to both acute and chronic laryngitis. In chronic laryngitis, the normal columnar cells undergo dysplasia, which is when they transform into squamous epithelium to adapt to the chronic irritation.
This dysplasia increases the chance that these cells might eventually develop into laryngeal cancer. The main symptoms of laryngitis include hoarse voice or dysphonia, as well as cough. In severe cases, it can lead to difficulty swallowing or dysphagia. Because the swollen larynx might compress the esophagus. Some children have shortness of breath or dyspnea because they have smaller airways. So laryngitis comes down to the 3 Ds: dysphonia, dysphagia, and dyspnea. Diagnosis of acute laryngitis is mainly based on the symptom. For chronic laryngitis, though, laryngoscopy can be helpful. That's when a long tube containing a camera is inserted into the mouth to directly see the larynx, and to take a biopsy of the tissue if needed. The main purpose of this is to ensure that there's no sign of laryngeal cancer. Generally speaking, for acute laryngitis, the treatment is resting the vocal cords, as well as getting fluids and pain medications. For bacterial infections, antibiotics can be helpful. For chronic laryngitis, it's important to treat the underlying issue. For example, using allergy medication, avoiding irritating agents, and using gastroesophageal reflux medications. Alright, as a quick recap. Laryngitis is inflammation of the vocal cords, and it causes dysphonia, dysphagia, and dyspnea. Acute laryngitis usually lasts for less than 3 weeks, and usually resolves on its own, although antibiotics are helpful for bacterial laryngitis. Chronic laryngitis lasts for more than 3 weeks, and is usually caused by allergies or exposure to irritating agents, or gastroesophageal reflux. Hi everyone, I'm Sam. I'm a new member of the